हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो कर रहे हैं वह है आर एस अग्रवाल जी का 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। ये एक्सरसाइज 9A है। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए। The image of an object placed at a point A before a plane mirror LM is seen at point B by an observer at D as shown in the figure। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए, जैसे कि आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपको जो परपेंडिकुलरली देखा जाए तो वो यहाँ पर इमेज बनती है। लेकिन एक ऑब्जर्वर इस डी पोजीशन पर है तो उसे जो इमेज इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आ रही है। किसकी? इसकी, ए की। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से जो एंगल ऑफ मतलब ये इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है, फिजिक्स का केस है ये, और ऐसे पढ़ करके पीछे की तरफ आ रही है यहाँ पर, और जिसको पीछे मिलाए तो यहाँ पर वो मिल करके इसको इमेज नज़र आ रही है जो डी पर कोई बंदा या व्यक्ति कोई भी है वो खड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपको जो है बताना वो क्या है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको अब ये प्रूव करना है कि जो इमेज है, जो ये वाली इमेज है जो बी पर बन रही है, ये उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से है। मतलब आपको इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। ठीक है। इसमें ये जो इमेज है बन रही है, यहाँ ये टी पॉइंट नाम दिया हुआ था जो मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। ए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज अगर ये सामने से देखिए तो यहाँ पर बन रही है, लेकिन एक जो व्यक्ति है वो डी पोजीशन पर है और उसे यहाँ पर ये इमेज बनती हुई नज़र आ रही है। और ये फिगर इस प्रकार से शो की हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो फिजिक्स में आपने समझा हुआ है। 7th क्लास में भी ये टॉपिक आया है, 10th क्लास में भी है। 10th क्लास में तो इसका काफ़ी यूज है, और 9th क्लास के अंदर भी है। राइट। तो बुक्स में ये आता रहता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का केस है ना। समझ में आ रहा है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। अब आपको जो बताना है वो ये है कि जो ये वाली पोजीशन है, मतलब जो ये ए टी है, ये बी टी के बराबर है। ये दोनों बराबर, आपको ये दोनों प्रूव करने हैं बराबर। क्लियर है? तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए कि ये सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं यहाँ पर वही चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो कहता क्या है? वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे नाम दे देते हैं 1। फिर क्योंकि जो नॉर्मल है ये इसके पैरेलल है, नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता है मिरर के साथ में, और यहाँ पर एन लिखा हुआ है। राइट। तो जो ये नॉर्मल है और ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया है ए बी, ये दोनों पैरेलल है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको नाम 1 दूं तो एंगल 1 बराबर हो जाता है एंगल आई के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी एन के, और कारण क्या हो गया ये, और साथ में ए सी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन या लाइन सेगमेंट होती है जो कि किसी दो लाइनों को या लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, समझे आप कि जो ये ए बी हो गई
और ये सी एन होगी। ये दो पैरेलल लाइनें हैं और इसको ये एक लाइन है ना ये काट रही है दो अलग अलग पॉइंटों पे। एक पॉइंट ये हो गया सी और एक पॉइंट ये ए हो गया। तो ए सी है वो ट्रांसवर्सल हुई। अब ये दोनों के दोनों एंगल्स है ये बराबर है। कौन से दो एंगल? एक ये एंगल 1 है, एक एंगल आई है। किस हिसाब से? ये देखिए जैसे ये हो गई तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो इसके कोरस्पोंडेंस में आया हुआ ये वाला एंगल और इसके कोरस्पोंडेंस में आया हुआ ये वाला एंगल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कारण लिखेंगे ए आई ए। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। तो अब इतना हो गया। इसके नाम 1 दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं 2। ज़रूरत पड़ेगी इनकी। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा? जो ये पूरा एंगल है तो ट्रायंगल के अंदर इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला है, इसको छोड़ करके बाकी के दो एंगलों के जोड़ के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हो जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। मैं इसको नाम दे देता हूँ 2। ठीक है, इसे नाम दिया एंगल 2। इतना क्लियर हो गया आपको? गुड। अब क्योंकि हमें एंगल 1 और एंगल 2 की ज़रूरत है, इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, तो हम एंगल ये यहाँ से ये जो दो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से, या ये हम चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते थे 1 व 2 से क्या हुआ? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो है और ये दोनों एंगल्स जो है एंगल 1 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल जो आई है वो एंगल आर के बराबर है और एंगल आई जो है एंगल 1 के भी बराबर है, जिसकी वजह से ये तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस आई को और इस एंगल आर को एंगल 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम नाम देंगे, जो हमने ऊपर प्रूव किया इसको नाम दे देता हूं मैं 3। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने इसको नाम दिया 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से इस एंगल 1 की जगह और इस एंगल आर की जगह मैं एंगल 1 लिखूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस सॉरी इक्वल का निशान आएगा यहाँ पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, ये वाला बचे ये दोनों के दोनों एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सारा काम किया हमने इन दोनों एंगलों को बराबर करने के लिए। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब इन दो ट्रायंगलों को लेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। कैसे? अगर मैं ये देखिए ये तो 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, और हमने अभी तो किया था ये कि ये दोनों के दोनों क्या है? हाँ, पैरेलल है, राइट। ठीक, तो अब इसके बाद दो ट्रायंगल लेंगे। मैं इतना जो है ये मिटो देता हूँ। आपने इतना समझ लिया होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर किस प्रकार से प्रूव किया। और एक बात और, अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, वैसे तो ये आसान है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह का इस्तेमाल किया। एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है और उससे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूव किया है। इसको आप किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे आप वैसे कीजिए। बाकी इसको समझ करके आप करेंगे तो ये भी आपके लिए आसान होगा। अब ज़रा देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं। हमने ये दोनों तो बराबर लिख दिए। अब इसके बाद जो ये एंगल आर है
ये एंगल 2 के भी बराबर है कि नहीं। इतना करने के बाद देखिए भाई, आप जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते अगर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। कैसे? आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, लाइन सेगमेंट ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। और तो फिर ये दोनों एंगल्स जो है, एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों के दोनों एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी वही सी वैसे ही जैसे यहाँ पर किया था हमने, ऊपर इसको भी दोनों को बराबर किया था, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ए बी जो है वो पैरेलल है सी एन के। ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसवर्सल ये बी सी होगी, बी सी इज ट्रांसवर्सल, जो कि ए बी और सी एन को दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है, जिसकी वजह से अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये ए बी हो गई और ये सी एन हो गई। तो ये वाला जो एंगल है एंगल 2, वो इस वाले आर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 2, आर को जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे लिख देता हूँ मैं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 2। अब 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3। अब देखेंगे आप, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है, लेकिन आर जो है वो 2 के बराबर है, और एंगल आई जो है एंगल 1 के बराबर है। इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, फ्रॉम 1 2 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये चारों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी बिना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए भी आप इसको कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स 1 और 2 बराबर है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए, दोनों में से कोई एक, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कोई याद थोड़ी ना कर रहे हैं, आप इसको अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप इसे समझे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या करना है। इन ट्रायंगल ए टी सी एंड ट्रायंगल बी टी सी, हमने एक ट्रायंगल लिया ये वाला और एक ट्रायंगल लिया हमने ये वाला। अगर मैं इसको बना भी लूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से ट्रायंगल लिए, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हो गया ये वाला। इन दो ट्रायंगलों के अंदर क्या होगा कि एंगल 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि ए टी सी का तो एंगल 1 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है, किया था ना इससे पहले वो चीज़। और फिर नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला एंगल, इसको नाम मैं दे देता हूँ 3 और इसको नाम दिया 4। थोड़ा सा आप कैपिटल बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि मैं कलर अलग अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा जगह जो है यहाँ पे कमी पड़ रही है, तो मैंने बाहर लिख दिया। आप अंदर लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री। आप इतना लिख देंगे काफ़ी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जैसे मैंने आपको बताया था। और जो सी टी है दोनों में कॉमन है। देखेंगे आप कि जो ये वाला जो एंगल है, सॉरी साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगलों में आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, जिसकी वजह से बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए टी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर देखें तो जो ए पर बना एंगल है जो कि 1 है,
हम प्रूव कर चुके हैं बी पर बने एंगल के, तो फिर ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी हुआ। इसी प्रकार से टी पर बना हुआ ये वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल में टी पर बने इस एंगल के बराबर, मतलब एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था, तो टी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट टी ही है। बचा सी, तो सी का सी होगा बी टी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रेंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंट्स रूल से। दो एंगल और वो साइड जो इनके बीच में नहीं आती है, दोनों एंगलों के बीच में, वो वाली साइड। ठीक है, जैसे कि 2 है और 3 है, इन दोनों के बीच में साइड ये वाली आती है, ये वाली नहीं आ रही। हमने जो साइड ली है वो ये वाली है, जिसकी वजह से एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल हुआ है। बात क्लियर हो गई। इसकी वजह से जो हमें प्रूव करना है बी टी, यहाँ बी टी हो गया, यहाँ पर ए टी हो गया। पहले और दूसरी पोजीशन पर जो पॉइंट है उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, दूसरे ट्रायंगल में पहली और दूसरी पोजीशन पर जो पॉइंट है इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। तो ए टी इक्वल टू हो गया बी टी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हेंस, अब आप स्टेटमेंट वही लिखेंगे, हेंस जो आपसे पूछा गया है कि द इमेज इज एज फार एज, जो ये वाली स्टेटमेंट है आप पूरी लिख लेंगे। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये प्रूव हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।